सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा जाएगा पहले वो देख लो, जिसने देख लिया पहले शुरू करते हैं आज का ए वाला एपिसोड। और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इंजवान को देखते हैं जो कि ताइवान से कहती है, सीनियर ब्रदर ताइवान, तुम भी इस घटिया जगह पर हो, लेबर ऑफिस में। अब तुम भी आ गए हो, लेकिन ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए है। और ये सुनने के बाद ताइवान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने दांत कस के कहता है, तुम बस करो, तुम अपनी मौत का इंतज़ार कर रही हो। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है, इंजवान, तुम भी जानती हो कि वहाँ पर क्या हुआ था, सिर्फ इसीलिए कि एक रेडियम स्टेज के 4th लेयर का एक एक्सपर्ट इलाइट एरिया में चला गया था। इसका मतलब इसके पीछे सिर्फ तुम ही हो सकती हो, पहले भी तुमने ऐसा ही किया था। फिर वॉन्सन आत्मविश्वास से कहती है, मेरे ग्रैंडफादर 7th एल्डर है, तो पूरा सेक्ट में भी कोई ऐसा नहीं है जो कि मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, ना कोई आउटर सेक्ट में ना कोई इनर सेक्ट में। सिर्फ तुम जैसे कुछ अहंकारी लूजर्स एक आउटर सेक्ट के टॉप डिसाइपल ही मेरे रास्ते पर आने की हिम्मत कर सकते हो। लेकिन देखो, इसकी वजह से तुम अब कहाँ पर पहुँच चुके हो। ये सुनने के बाद ताइयांग चिल्लाते हुए कहता है, तो तू मान रही है कि सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। और तभी पीछे से गुयू कहता है, ताइयांग, ये लोग इलाज है सब के सबसे ज़्यादा बेस्ट, तो क्या तुम कुछ देर के लिए अपनी झगड़ा बंद कर सकते हो। और ये सुनने के बाद ताइयांग थोड़ा देर के लिए शांत हो जाता है। फिर गुयू पूछता है, सीनियर ब्रदर चाइफेंग, आप हमें कैसे टेस्ट करेंगे। और ये सुनने के बाद चाइफेंग कहता है, बहुत सिंपल है, मैं खुद तुम सबकी शक्तियों का टेस्ट करूँगा। जो भी इलाइट बनना चाहता है उसमें शक्ति होनी ही चाहिए। ये सुन सारे डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी एक डिसाइपल आगे बढ़ता है और कहता है, ठीक है, मैं सबसे पहले। लेकिन उसके पूरा कहने से पहले ही चाइफेंग अपने उंगली से एक झटके से देता है और तुरंत ही उस डिसाइपल का सर उड़ जाता है। वो तुरंत मर जाता है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ ताइयांग यूलिंग और केलोंग की आंखों में डर और हैरानी लेकर देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ गुयू भी घबराते जाता है और कहता है, उसने सिर्फ उंगली की मदद से उसे मार दिया। फिर हमें पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि चाइफेंग है जो कि अपनी सिर्फ उंगली की मदद से उसे मार दिया होता। फिर चाइफेंग स्माइल करते हुए गुयू से कहता है, ऐसे क्यों देख रहे हो, तुमने भी तो ऐसा काम किया है ना, भूल गए हो क्या। तभी केलोंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर चाइफेंग, तुम इतना अहंकारी कैसे हो सकते हो और इतनी ज़्यादा क्रूर तरीके से आप इन डिसाइपल्स को कैसे मार सकते हो। आपका काम सिर्फ टेस्ट लेना है। फिर ये सुनकर चाइफेंग कहते हैं, एक बेकार मजदूर की क्या औकात है कि मुझे ये सब वो कह सके। फिर वो सबको घूर कर कहता है, तो अब बताओ अगला कौन आने वाला है टेस्ट देने के लिए। और ये सुनने के बाद सारे डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। तभी ताइवांग सोचता है, ये लोग कैंडिडेट चुनने नहीं आए हैं, कुछ और ही चल रहा है। ताइवांग ये सब सोच ही रहा होता है कि फिर यूनजॉन फिर से ताइवांग का मजाक उड़ाते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर ताइवांग, आप एक वक्त में आउटर सेक्ट के सबसे ज़्यादा टैलेंटेड डिसाइपलों में से एक हुआ करते थे। आप आउटर सेक्ट के एक हीरो थे, लेकिन अब क्या हुआ, आप इस लेबर ऑफिस में कैसे आके रुक गए, या तुम एक कमज़ोर से मुर्गी बन चुके हो। और आप इधर यूनजॉन की बातें सुनने के बाद ताइयांग गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम जैसे बेकार लड़की जब एक इलाइट बन सकती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्ट्रांग बन चुके हो। मैं भी एक प्रोफॉन हेवेस्टिक्स के कल्टिवेटर हूँ और आज मैं तुमसे ज़रूर लड़ूंगा। और इसी बात पर गुयू उसे कहता है, नॉनसेंस बातें बंद करो, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम एक प्रोफॉन हेवेस्टिक्स के कल्टिवेटर हो, तुम एक रेडियम टेस्ट के इलाज से कैसे लड़ सकती हो, तुम क्या अपने आप को समझते हो, क्या तुम अपने आप को स्टीवर्ट जू समझते हो। फिर वो अपने मन में सोचता है, ब्रो इसकी बातों में मत आओ, ये तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंजवान ताइयांग को फिर से भड़काने के लिए हंसते हुए कहती है, तो इसका मतलब सीनियर ब्रदर ताइयांग मुझसे बहुत ही ज़्यादा डर गए हैं। तो फिर मैं आपको बता दूँ, चलो तुमने चाहे इतने साल बर्बाद किए हो तो मैं तुम पर कोई भी ज़्यादा सोल अटैक नहीं करूँगा। अगर तुम फिर भी मुझसे नहीं लड़ पाए तो इसका मतलब तुम अब फिर कायर बन चुके हो। ये सुन ताइयांग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, डायन विच, अब मैं तुझे दिखाता हूँ मेरी असली शक्ति। और एक एक कर वो यूनजॉन की तरफ अटैक करने चलती है। और यूनजॉन भी ये देखकर यूनजॉन भी अपने हाथों में एक अटैक रेडी करते हुए कहती है, तुम मेरी औकात को नहीं जानते और तुम अब मरो और नर्क में जाओ। और एक एक कर यूनजॉन भी अपने अटैक कर लेकर ताइवान की तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन ताइवान अपने ज़बरदस्त स्पीड को दिखाते हुए उस अटैक से बचते हुए उसके नीचे आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको तुरंत मोड़ देता है।
और जिसकी की वजह से युनजॉन दर्द से चिल्लाती रहती है। और ताइवांग फिर कहता है, तुम्हें हराने के लिए मुझे ताकत की ज़रूरत नहीं है, मेरा अनुभव भी तुम्हें हराने के लिए बहुत ज़्यादा है और मेरे अनुभव के हिसाब से तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती। और ये सुनकर युनजॉन बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दांत पीस लेती है और अपने सोल फॉर्म को ताइवांग के ऊपर इस्तेमाल कर देती है, क्योंकि ताइवांग एक प्रोफाउंड हेवन स्टेज का कल्टीवेटर था। इसकी वजह से उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है और जिसके की इम्पैक्ट से ताइवांग बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और युनजॉन को अपना वादा तोड़ने के बाद सोल अटैक करते देख कुईलियांग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, ये लड़की धोखेबाज है, इसने कहा था कि सोल अटैक नहीं करेगी। फिर वो अटैक करना चाहता है, लेकिन चाय फेंग उसका रास्ता रोक उसे सिर्फ अपने 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके कुईलियांग के ऊपर इतना ज़बरदस्त अटैक करता है, जिसके की इम्पैक्ट की वजह से कुईलियांग बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। अटैक करने के बाद चाय फेंग अपने एटीट्यूड पर खड़ा होकर कहता है, तुम लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुमने क्या सोचा था एक रेडियम स्टेज का एक्सपर्ट तुम पर सोल अटैक नहीं करेगा? तुम लोग सचमुच बहुत ही ज़्यादा मूर्ख हो, ना समझ और कमज़ोर। ऐसे स्टूपिड डील करके तुम लोग कभी भी एक इलाइट नहीं बन पाओगे। दूसरी तरफ कुईलियांग चोट खाकर दर्द में करकराते हुए कहती है, ये तरीका है तुम्हारा कैंडिडेट चूज करने का, उन्हें क्रिपल बनाकर? और ये सुनने के बाद युनजॉन हंस कर कहती है, क्या कैंडिडेट्स? हाँ मजाक, तुम लोग तो बहुत ही पहले रिजेक्ट हो चुके हो। सपना भी मत देखो एक इलाइट बनने का, हम तो सिर्फ तुम्हें ये याद दिलाने आए हैं कि तुम्हारा असली औकात क्या है, ताकि तुम अपने औकात के बाहर मत जाओ। और एक कहकर फिर वो कुईलियांग के ऊपर अटैक करने जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अब तुम जाओ जहन्नुम में। लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही यूलिंग आ जाती है और उस पर मून शेडो पाम कर अटैक करके ताइवांग को वहाँ से बचा कर ले जाती है। और इस अटैक की वजह से युनजॉन भी पीछे ढकल जाती है। फिर युनजॉन गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, पागल लड़की, मेरी मेहनत बर्बाद मत करो। तभी चाय फैन आगे बढ़ता है और कहता है, जूनियर सिस्टर फिक्र मत करो, मैं इसे संभाल लेता हूँ। फिर चाय फैन अपने हाथों पर अपना अटैक फ्लेमिंग फिंगर टेक्निक यूज़ करता है और कहता है, अब तुम मर जाओ। और अटैक को इतनी तेज़ी से यूलिंग की तरफ आते देख यूलिंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। और जिसी के साथ गाइस आज का हमारा एपिसोड यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय गाइस। एपिसोड की शुरुआत होती है युनजॉन के साथ, जब अचानक से चाय फेंग उसके आगे बढ़ता है और कहता है, जूनियर सिस्टर चिंता मत करो, मैं संभालूंगा। और उसी के साथ चाय फेंग अपनी फ्लेमिंग फिंगर टेक्निक को यूज़ करता है और यूलिंग पर एक खतरनाक सा अटैक करता है, जिसको कि देखकर यूलिंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उसे लगता है कि वो अब बच नहीं पाएंगे। और फिर चाय फेंग कहता है, अब तुम मरो। लेकिन बिल्कुल टाइम पर गुयू वहाँ आ जाता है और चाय फेंग के अटैक को रोक लेता है, जिसके कि इम्पैक्ट के कारण बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लोजन होता है। फिर हमें दिखाया जाता है गुयू उस अटैक को रोक लेता है, लेकिन थोड़ा सा चोट खा लेता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। फिर उसको देखकर धुएं से निकलते हुए चाय फेंग आगे बढ़ते हुए कहता है, गुयू पहले मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं इलाइट डिसेबल बन चुका हूँ और तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, तुम बस बिखरे हुए से एक टुकड़े हो। ये सुनने के बाद गुयू हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? फिर चाय फेंग हंसकर कहता है, तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि तुम्हारे जैसे हार्ट और तुम्हारे जैसे दिल के साथ तुम सोच भी कैसे सकते हो कि एक लेयर ऊपर होने से भी तुम मुझे हरा सकते हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है गुयू अपने हार्ट के बारे में सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और गुस्से में अपने दांत बीचते हुए कहता है, फिर से तुम मेरे दिल की बात कर रहे हो? और ये सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ चाय फेंग को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है, ग्रैंड एल्डर की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना तुमने हमें चैलेंज किया था और हम तो सिर्फ तुम्हारा यहाँ परीक्षाएँ लेने आए थे। अब चाहे कोई भी इस बात को तोड़ मरोड़ क्यों ना ले। फिर चाय फेंग अपनी उंगलियों पर एक अटैक को रेडी करता है और एक फ्लेम स्लैश मार देता है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो फ्लेम स्लैश इतना खतरनाक होता है कि सामने खड़े हुए सारे डिसाइपल कोई रिएक्ट भी नहीं कर पाता और वो आधे में ही काट दिए जाते हैं। एक बहुत ही भयंकर सा सीन, जैसे यूलिंग और ताइयांग और दूसरे डिसाइपल भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ये देखकर बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं। और अब इधर इतना सब कुछ करने के बाद चाय फेंग हंसकर कहता है, रही बात बाकी के सारे लेबर डिसेबल्स की, वो तो सिर्फ हमारे सेक्ट के लिए गंदगी है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उन्हें सपना भी नहीं देखना चाहिए
इलाइट बनने का, और अगर फिर भी उन्होंने कोशिश भी की तो उन्हें कीड़े मकोड़े की तरह कुचल दिया जाएगा। और इतना कहकर चायफेंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं सेक्रेटर के सेक्ट हॉल में, जहां पर लाल बालों वाला वेनरेबल यांग दूसरे वेनरेबल को कहानी सुना रहे होते हैं और कहते हैं हम चारों ने अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी संकट और मुश्किल झेली है, और अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने सेक्ट के लिए एक ऐसे व्यक्ति को तैयार करें जो कि जिम्मेदारी को संभाल सके। फिर वो आगे कहता है कि बिना कोई वजह के खून से बचना चाहिए और प्रतिभा को बढ़ावा देना चाहिए, और इसी वजह से हमें टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। और वेनरेबल यांग की इतने सारी बातें सुनने के बाद वेनरेबल सी भी अपने मन में सोचता है, हे भगवान, शाम हो गई है, क्या ये मोटा आदमी सुबह तक बोलता रहेगा? ये रुकने वाला का नाम क्यों नहीं ले रहा है? दूसरी तरफ सेकंड एल्डर भी अपने मन में कहता है, अब तक तो ये ख़त्म हो जाना चाहिए, ये मीटिंग भी अब ख़त्म होने वाली है। और आखिर में वेनरेबल सी भी बीच में बोलता है, ठीक है वेनरेबल यांग, अब शांत हो जाइए, मैं समझ चुका हूँ, और अब जब मेरे इस प्रस्ताव का अब इतना ही ज़्यादा विरोध हो रहा है तो मैं इस मुद्दे को अब यहीं पर रुकना चाहता हूँ, और अब इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, तो आइए हम सब मिलकर इसे यही रुकते हैं। दूसरी तरफ वेनरेबल भाई भी वेनरेबल सी की बातों पर सहमत होकर कहते हैं, हाँ भाई, मैं भी आपसे बात के सहमत हूँ। वेनरेबल सी, आप बिल्कुल ही सही कह रहे हो, हम पहले ही पूरे दिन से इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि अगली बार हम अच्छे से रिसर्च करके इस बात पर बात शुरू करें। और ये सब बात सुनने के बाद दूसरी तरफ हमें वेनरेबल यांग को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है, तुम लोग हमेशा से ही मेरे साथ ऐसा करते हो, मुझे कभी भी अपनी बात पूरी करने भी नहीं देते। और फिर वेनरेबल सी उनसे हंसते हुए कहते हैं, फाइन यांग, हम जानते हैं आपकी फीलिंग को, तुम्हें अपनी बात को हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सुन के ऐसा लगता है कि हम इस पर 10 सालों से काम कर रहे हैं। फिर वेनरेबल सी सेक्रेटर से कहते हैं, सेक्रेटर, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, अगर आपको बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर और कुछ नहीं तो मैं यहाँ मीटिंग यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ, और लेबर ऑफिस के बारे में हम अगली बार बात करेंगे। और सेक्रेटर इस बात सुनने पर अपनी मन ही मन सोचने लगते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं, अगर इस मुद्दे पर दोबारा मीटिंग हुई तो मैं खुद उससे लीड करूँगा, बिना किसी वजह के बेल बजाने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम्हें बेल किया कुछ भी बजाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। तो ये सुनने के बाद वेनरेबल सी भी मुस्कुराते कहते हैं, ठीक है मालिक, मैं इसे याद रखूँगा। दूसरी तरफ वेनरेबल भाई भी फराटे मारते हुए हंसते हुए कहता है, मज़ा आ गया वेनरेबल सी को ऐसे गिरा हुआ देख कर, और इसी बात के लिए तो हमें फाइन यांग का धन्यवाद करना चाहिए, जहाँ पर फाइन यांग ने तो अपनी बातों से ही उस बोरे की बोलती ही बंद कर दी, और तब तक जब तक वो अपनी बर्दाश्त ही नहीं कर सका, वरना मुझे तो ऐसा नहीं लगा था कि हम उसे कब तक झेल पाते। दूसरी तरफ वेनरेबल यांग भी टोकते हुए कहते हैं, हाँ, मैंने कब तारम तुर वाली बातें की, मैं बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ, ये बात याद रखना। और वो तो क्लियरली तरीके से पूरी तरीके से गलत था, और हमारे माइटी अधिकारियों ने ही उसे थोड़ी बहुत ब्राइटिया सेंड दी है। तुम लोग तो बस मेरी इन गहरी बातों को समझते ही नहीं हो, चाहो तो मैं तुम्हें और भी अद्भुत कनेक्शन समझा सकता हूँ। तभी सेक्रेटर पीछे से कहते हैं, अजीब है, वेनरेबल सी आज यहाँ पर क्यों आए थे, पर मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों लग रहा है, आज उसने अपने यूजुअल शब्दों के प्लान नहीं दिखाए। ये सुन वेनरेबल यांग जवाब देते हैं, वो सिर्फ अपना ताकत दिखाने आया था, और हमारी प्लानिंग को रोकने साफ दिख रहा था, वो तो सिर्फ हमें रोकने की कोशिश कर रहा था। सारे लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी कोई उनके पीछे से कहता है, लेबर डिसेबल यूलिंग सेक्रेटर और मास्टर से कुछ कहने आई है। फिर उसके मास्टर मतलब वेनरेबल भाई हैरान होकर कहते हैं, यूलिंग, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? फिर हमें सेक्रेटर को दिखाया जाता है, जो कि उसे अंदर आने की इजाज़त दे देती है। फिर यूलिंग जल्दी से अंदर आते हुए चिल्लाते हुए कहती है, सेक्रेटर, मास्टर, एलर्ट्स ने लेबर ऑफिस में बहुत ही बड़ी तबाही मचा दी है, उन्होंने कई लोगों को मार दिया है और कईयों को घायल कर दिया है, उन्होंने हमें साफ साफ धमकी दिया है, अगर हम इलाइट एरिया में आने की कदम भी रखेंगे तो हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूलिंग की बात सुनने के बाद सारे के सारे एल्डर्स और वेनरेबल्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वेनरेबल यांग तो गुस्से में कहते हैं, वो कौन कमीना लड़का है जो ये सब करने की हिम्मत करता है, वो उस पर जाकर लेबर में जाकर सारे डिसेबल को मार दिया, क्या उसको रूल्स की परवाह नहीं है? फिर यूलिंग उससे कहती है, वेनरेबल सर, वो एक उनमें से एक चायफेंग है और दूसरे यू युआन है, और आप इन दोनों के नाम सुनने के बाद सारे वेनरेबल्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वेनरेबल भाई हैरान होकर कहते हैं, ये तो एक 7th एल्डर की पोती और दूसरा 2nd एल्डर का पोता है। और दूसरा वेनरेबल भी कहते हैं, वो दोनों ही वेनरेबल सी के साइड है।
फिर सेक्रेटर भी अपने मन में कहते हैं अब समझ आया वेनरेबल सी के मन में क्या चल रहा है। जब हाई वेनरेबल्स लेवरोविस से दूर थे और हम सब इस मीटिंग में बिजी थे तो तब उसने मौका उठाया और इलाइट्स और लेवरोविस के बीच दुश्मनी खड़ी कर दी। अब वहाँ से इलाइट कैंडिडेट्स चुने जाने के मुश्किल हो जाएंगे और इनर सेक्ट को फ़ायदा मिलेगा और जिसकी वजह से सारे के सारे लेवरोविस के मोरल्स बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। तो गाइस इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय गाइस। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सेक्रेटर यूलिंग की बातें सुनने के बाद कहते हैं ओ अब समझ आया वेनरेबल सी ने एक बहुत ही चालाकी दिखाई। उन्होंने परफेक्ट मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। जब हाई वेनरेबल्स अपने ध्यान में लीन थे और हम सभी लोग यहाँ मीटिंग में थे तब उन्होंने इलाइट डिसेबल को लेवरोविस के सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। अब लेवरोविस से कैंडिडेट सिलेक्ट करना लगभग नामुमकिन हो गया है और इनक्स सेक्ट के एक ज़बरदस्त एडवांटेज मिल गया है। और अब सेक्रेटर की बातें सुनने के बाद वेनरेबल यांग तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हैं और गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं मैं उन सबको बर्बाद कर दूंगा। मैं उन नालायक बच्चों को सीधा नरक भेज दूंगा जो उन्होंने मेरे सबसे बड़े प्लान का इस तरीके से सत्यानाश कर दिया। मैं दिखाता हूँ उन्होंने असली शक्ति क्या होती है। तब सेक्रेटर उसे कहते हैं अब इस बात का कोई मतलब नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने अपने एक्शन के लिए एक मजबूत जस्टिफिकेशन तैयार कर लिया होंगे। फिर सेक्रेटर यूलिंग से पूछती है तो अच्छा बताओ तो उन्होंने क्या बहाना बनाया था लेवरोविस के साथ इतनी सारी मुश्किलें शुरू करने का। फिर यूलिंग उसे बताती है सेक्रेटर वो लोग हमारे लेवरोविस आए थे एक कर कि वो लोग डिसेबल्स का लेवल टेस्ट करने के आए थे इलाइट एरिया को रिप्रेजेंट बनाकर, पर वो लोग टेस्ट के बहाने उन सारे डिसेबल्स को चैलेंज किए और उन्हें मार दिया। फिर सेक्रेटर कहते हैं क्योंकि यह कोई थर्ड पार्टी नहीं था और अब वो लोग पूरी सिचुएशन का अपने हिसाब से ही ट्विस्ट करेंगे और जब वेनरेबल सी ही उनके पीछे खड़े हैं तो अब कुछ भी करने का सिर्फ हमें ही नुकसान पहुंचेगा। हमारी बस तो यही गलती थी कि वो लोग इलाइट एरिया के नाम पे आए थे। इतना सब कुछ कहने के बाद फिर सेक्रेटर उन तीनों वेनरेबल्स को देखते हैं और उनसे देखते हुए कहते हैं क्या आप तीनों वेनरेबल्स ने उनको कुछ बताया था। और ये सुनने के बाद वेनरेबल यांग तो पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और फिर वेनरेबल गू उनसे कहते हैं मुझे तो पहले ही शक हो गया था तो अब तुम्हें क्लियरली बताना पड़ेगा कि तुमने क्या कहा था। ये सुन के वेनरेबल यांग धीरे से घबराते हुए हेजिटेट करते हुए कहते हैं वेल कुछ खास नहीं, यूजन बस रो रही थी कि वो कैसे अपने सीनियर सिस्टर का फर्ज निभाएंगी और इलाइट एरिया को रिप्रेजेंट करते हुए कैंडिडेट का टेस्ट लेगी, पर मुझे तो लगा था वो बस अपना दुख हल्का कर रही है तो मैंने कैजुअली उसे हाँ कर दिया। मुझे क्या पता था कि वो ऐसे प्लान का हिस्सा कर रही है। और ये सुनते ही सेक्रेटर और वो अपने मन में सोचते हैं कि आप बेवकूफ़ है ये। फिर वो अपने बोलता है लेवरोविस और इलाइट एरिया दोनों एक दूसरे में बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हैं और अब हम किसी पर हाथ नहीं डाल सकते। तो अब तुम लोग ही एक सुझाव दो कि कैसे इस सिचुएशन के हम ठीक कर सके। फिर वो पूछता है तो फिर जूफेन कहाँ है, जब ये सब हुआ था तो अपनी टीम के साथ नहीं था। फिर वेनरेबल भाई उसे जवाब देते हैं वो कुछ ज़रूरी काम के लिए जल्दी से चला गया था और हमें उस दिन से अब वो नहीं दिखे। ये सुनने के बाद सेक्रेटर कहता है ठीक है फिर हम जब वो वापस आएगा तभी हम उस मैटर पर चर्चा करेंगे। और वो वैसे भी रूस को तोड़ने में वो वेनरेबल सी से भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और स्कैमिंग में तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। और इसी के साथ हमारा ये सीन शिफ्ट होता है और हमें फाइनली जूफेन को दिखाता है जो कि गहरी गुफा में बैठा है और उसके अंदर ओपनिंग हेवन ड्रैगन सोल को कल्टीवेट करने की कोशिश करता है और उसके चारों तरफ एक गोल्डन ओरा चमक रहा होता है। जब वो गहरी ध्यान में जाता है तो वो अपनी इनर सेंस में एंटर करता है और वह एक नया ड्रैगन बनता है जो कि पर्पल ड्रैगन एनर्जी में चमक रहा होता है। जैसे ही एवेल ड्रैगन जूफेन के अंदर फॉर्म लेती है वो जोर से एक दहाड़ देती है जिसके कारण जूफेन की आंखें भी खोलता है और वो भी एक ज़बरदस्त चीख मार के चिल्लाने लगता है जैसे कोई ड्रैगन चिल्ला रहा हो। और उसकी स्क्रीन से निकलती सोनिक वेव इतनी ताकतवर होती है कि केव को भी पूरी तरीके से हिला देती है और बाहर से जाकर बैरियर से टकरा जाती है और जिसको कि 5 इम्प्रियन में भी बहुत ही मुश्किल से उस प्रेशर को झेल रही होती है और बहुत ही मुश्किल भरे हालातों में उसको रोक रही होती है। तो गाइस देख रहे हो जूफेन की पावर आगे कितनी ज़्यादा इंसेन होने वाली है। फिर ये देखकर एक एल्डर्स कहता है हेवन ड्रैगन सोर की पावर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
अभी तो सिर्फ वो सिर्फ बन रहा है, पर फिर भी हमें इतना ज़्यादा ज़ोर से धक्का दे रहा है। विजिटर वेरियर तो सिर्फ इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि सर ने अपने अर्थ ड्रैगन सोल को लगा दिया है उसको स्टेबल करने के लिए। सचमुच में ये लड़का तो हमारे लिए एक हीरा है, हीरा। ये सुन एल्डरियन मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, कौन कहता है ये नहीं हो सकता। ये मेरी पहली बार है जब मैंने हेवन ड्रैगन सोल को जन्म लेते हुए देखा है, और सच में ये एक सर्वशक्तिशाली शक्ति है। और इसी के साथ हमें फिर से केप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं छिड़ गया था, और धुएं के अंदर से ज़ूफेन निकलता है अपने फुल्ली फॉर्म्ड हेवन ड्रैगन सोल के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा होता है। ज़ूफेन मुस्कुराता है और कहता है, फाइनली कंप्लीट हो गया है, और अब ये मेरी हेवन ड्रैगन सोल है। और वो आगे कहता है, रेडियम स्टेज की फर्स्ट लेयर से इथेरियम स्टेज के फर्स्ट लेयर, इस ट्रू एसेंस के साथ मैं एक असली अबोमिनेशन बन चुका हूँ, और अब आने वाला है असली मज़ा। इतना कहकर ज़ूफेन मुस्कुरा रहा होता है कि तभी कुछ उसे एहसास होता है, जिसको कि फील करके ज़ूफेन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और गाइस कुछ बहुत दिनों बाद हमें ब्लडी बेबी को दिखाया जाता है, जिसका कि पावर लेवल फील करके ज़ूफेन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, और हैरान होते हुए कहता है, मेरा ब्लडी बेबी अब ये भी ब्रेक थ्रू करके रेडियम स्टेज तक पहुंच चुका है। और फिर वो कहता है, मेरा ब्लडी बेबी इस दुनिया का एक स्पिरिट है, एंड अब उसका पावर इतना दूर तक बढ़ चुका है, और इसी के साथ उसका ट्रैकिंग एबिलिटी एक नॉर्मल एक्सपर्ट से भी कई ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। और इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए मुस्कुराने लगता है, जिसके के बाद वो खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहता है, अब मेरे पास ड्रैगन सोल है। ब्लडी बेबी कुछ ही हिट्स में मेरे पास चुप कर जाते थे, और अब यहाँ मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। और इतना कहकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और फिर वो अपने गोल्डन आइस को एक्टिवेट करता है। इतना होने के बाद हमें दूसरी ओर दिखाई देता है, जहाँ पर एल्डरियन कहते हैं, अब जब हेवन ड्रैगन सोल बन चुका है तो सब कुछ अब ठीक हो चुका है, चलो इस बैरियर को हटा दो। और इतना सुनने के बाद बड़े जिप वाला वेनरेबल्स जब उस बैरियर को हटाने जाता है, तभी उसे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा शॉक लगता है, जिसके कारण उसका पूरा सोल को भी डैमेज कर देता है, और वो चारों के चारों ज़मीन पर गिर जाते हैं अपने घुटनों पर। और जिसको कि देखकर एल्डरियन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और हैरानी में कहते हैं, ये क्या हो रहा है। बड़े जिप वाला एल्डरियन से कहता है, वो बच्चा उसने विजिट्यूड बैरियर को तोड़ दिया। और ये सुनकर एल्डरियन पूरी तरीके से चौंक जाता है और कहते हैं, ये मुमकिन भी कैसे है। जहाँ पर फिर से हमें केप का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केप के अंदर पर्पल लाइटनिंग हर तरफ चमक रहा होता है, और वहाँ पर ज़ूफेन अपनी आँख को पकड़ के खड़ा होता है, और वो उसने शरीर से पर्पल लाइटिंग निकल रही होती है। और फिर उसे अचानक समझ आता है कि उसने अपनी डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, और उसे फोर्थ स्टेज तक पहुंच चुका है, जिसका कि नाम एब्सोल्यूट डोमेन स्पिरिचुअल फ्रैक्चर है। और हाँ गाइस, ज़ूफेन को बस भी अब उसका डोमेन पावर आ गया है, तो आपको लगता है ज़ूफेन का पावर कितना इंसेन लेवल तक पहुंच चुका है। और गाइस, अगर आपने जुजुत्सु काइसेन का डोमेन एक्सपेंशन देखा है तो आपको जानते हो कि ये कितना इंसेन होता है। 100 मीटर के अंदर ये उसकी पावर दुनिया है, और वहाँ वो कुछ भी कर सकता है, और कोई भी उसे नहीं तरह रोक सकता। और ज़ूफेन मुस्कुराते हुए कहता है, ये पावर्स हेवनली सोअरिंग, लेजेंडरी और सोसरी आर्ट्स, यही सभी भगवान जैसी है। पहाड़ का बैरियर भी इसकी सिर्फ वाइब्रेशन से ही टूट गया है। और इतना कहने के बाद ज़ूफेन मुस्कुराने लगता है, और अपने एक आइज़ में गोल्डन आइज ऑफ द वॉइड को एक्टिवेट करता है। और गाइस, हमें पता चलता है ज़ूफेन के पास अब ऐसा 3 इंसेन पावर आ चुकी है, जिसका कि कोई भी मुकाबला नहीं है। और इतने वक्त बाद हमें ज़ूफेन को फाइनली फिर से दिखाने मिला है, और क्या धमाकेदार रिटर्न हो रहा है। तो गाइस, इसी के साथ आज का हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं गाइस, पता है वीडियो थोड़ा सा लेट है, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मैं ट्राई कर रहा हूँ रोज़ वीडियो डालने की, पर नहीं हो पा रहा है गाइस, पढ़ाई ये चल रही है, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।